ये मंजर सखियां के खूबसूरत गांव का है, जहां खानों का सिक्का चलता है। गांव की बागडोर सरदार खान मुराद के हाथ में थी। आज खान हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सजाया भी क्यों न जाता। आज गांव के सरदार के सबसे अजीज खूबरू बेटे जीगम खानजादा का निकाह था। जीगम खानजादा का निकाह उसकी बचपन की मंगेतर शहवार खानजादा की बड़ी बेटी मिनाल खानजादा था। अगर वो वजीहा था तो उसकी मंगेतर भी बिलाशुबा हुस्न में परियों को मात देने की ताकत रखती थी। आज उसकी बीवी बनने जा रही थी। निकाह की तकरीब में सिर्फ मखसूस लोगों को ही शामिल किया गया था। निकाह के बाद सरदार मुराद खान का इरादा अपनी सरदारी से दस्तबदारी के ऐलान करते अपनी जिम्मेदारी जीगम खानजादा को सौंपने का था। दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फख्र था कि उनके बच्चे आपस में एक होने वाले हैं। उससे बढ़कर क्या खुशी होती इनकी। सिर्फ हवेली ही नहीं, गाँव भर में जश्न का समा था। सब अपने होने वाले सरदार को दुआएं दे रहे थे। मगर जीगम के सियासत में आने के बाद सिक्योरिटी की बिना पर उसकी निकाह में गाँव में से अभी तक कोई भी शमूलियत की इजाज़त नहीं थी। हाल बता निकाह के फ़ौरन बाद उसके इलेक्शंस थे, जिसके बाद मुराद खानजादा का इरादा बड़े पैमाने में बड़ी धूमधाम से बच्चों की शादी करने का था। आखिर को इनका इकलौता बेटा गाँव का सरदार होने वाला था। जीगम खानजादा वल जवार खानजादा आपको मिनाल शवार खानजादा के साथ 1 करोड़ सिक्का हक राजुल वक्त कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ पर अभी वो कलमात अदा करता मखसूस पायल की आवाज़ पर उसकी नज़रें लाशोरी तौर पर सामने उठी थी और इसका साज थमा। सामने ही मिशाल खान बिखरे हुए हुलिये में अपने दाएं हाथ में मौजूद छुरी को अपने बाएं कलाई पर रखी भीगी आंखों से जीगम को दिख रही थी। नीली आंखों से काजल बहता उसकी मलाई जैसे गालों को स्याही माइल कर रहा था। उसका दायां गाल सुरख सूजा हुआ था, जैसे किसी ने उस पर बुरी तरह से थप्पड़ बरसाए हों। उसने सिसकी भरी। जीगम के माथे पर बल पड़े। उसने ताज्जुब से सामने खड़ी अपनी होने वाली साली को देखा। जनान खाने तक जैसे किसी मुलाजमा ने खबर पहुंचाई, बतूल बेगम मर्दान खाने तक पहुंची। उनके पीछे बी जान मुलाजमा के सहारे वहां निकली थी। दुल्हन बनी मिनाल भी यकीनी से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सुबह से जो इसका दिल घबरा रहा था वो बेसबब नहीं था। उसकी ही अपनी सगी बहन ऐसा कर रही है। मिनाल की आंखों में आंसू आए। एक दफा तो वो इससे बात करती। मिनाल बेदम होकर कुर्सी पर टेकी। मिशाल, बतूल साहिबा ने अपनी छोटी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो जितना बेयकीन होती कम था, बल्कि वो ही क्या सब बेयकीन थे। मौलवी साहब के पास खड़ा जीगम भी, मगर वो ढीठ बनी जीगम को ही देख रही थी। मत करे ये निकाह जीगम, मिशाल अपनी जान दे देगी। उसकी आवाज़ मर्दान खाने की खामोश दीवारों में गूंजी तो जीगम अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसकी कनपटी सलगने लगी। दिल में जहाँ उसका हाल देखकर तकलीफ उठी थी, वहीं उसकी हालत ने उसके दिल में आग बढ़ा दी थी। चली जाओ यहाँ से मिशाल खान, जीगम ने क्रख्त लहजे में कहा। सरदार मुराद खान खामोशी से अपनी लाडली पोती को देख रहे थे। उसकी आंखों में मौजूद बागी चमक उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। नहीं जाऊंगी। अगर भी आपने मुझसे निकाह नहीं किया तो यहाँ इस खानजादी का जनाजा उठेगा। 18 साल की उस लड़की के लहजे में लड़कार थी। वो जो जब बोलती थी तो मुंह से फूल बरसते थे, जिसको देखकर बीजान और आगा जान सांस लेते थे। वो लड़की आज बड़ी महफिल में इज्जत दांव पे लगाई खड़ी थी। जवार खान बेयकीनी से अपनी छोटी बहन को देख रही थी। जवार खान खामोश रह गए थे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। सबकी तरह वो भी लाइलम थे। मिशाल खान के करीब तर होकर वो सबकी तरह बेयकीनी से इस अनहोनी को देख रहे थे। वो तो इनकी लाडली थी, इन्हें जीगम से ज्यादा अजीज थी। बस कर दो मिशाल शहवार खान, बाप का स्पाट चेहरा देखकर वो बोले, मगर वो सिर्फ जीगम को तक रही थी। आंखों में इल्तिजाती कसक थी। जीगम ने नजरें चुरा ली। मौलवी साहब अब निकाह शुरू करें। जीगम ने सिफाक नजर मिशाल पर डालकर मौलवी साहब से कहा। जब बतूल साहिबा की चीख पर जीगम ने खौफजदा होकर चेहरा मोड़ा। मिशाल बेदर्दी से अपनी कलाई छुरी पर चला चुकी थी। बीजान का हाथ दिल पर पड़ा। वो तेजी से उसके पास पहुंची। दुल्हन बरी मिनाल भी मिशाल की तरफ दौड़ी। जीगम, आगाजान की आवाज पर जीगम होश में आया। उसके कदम लड़खड़ाई मिशाल की जानिब उठे। जवार खानजादा इस जानिब भागे। बतूल बेगम ने उसे संभाला। छोड़े मुझे, वो खसमसाई। मिशाल ने आगाजान को देखा। मैं मर जाऊंगी आगाजान, उसने हिचकी लेकर कहा। बीजान ने सख्ती से नफी में सर हिलाया। जीगम मुस्तक आया, मगर वो उससे पहले ही दूसरी कलाई पर भी छुरी चला चुकी थी। जवार खानजादा ने मिशाल के हाथ से खून आलूद छुरी खींचकर पूरे पड़े उछाली। जीगम, आप अभी मिशाल से निकाह कर रहे हैं, ये हमारा हुक्म है। जवार खान की आवाज़ पर जहाँ सबने मुतहैर होते हुए देखा। मिनाल आगाजान के पास आई। आगाजान, अब खान को कहीं मिशाल मर जाएगी। मिनाल बड़ी बहन थी, अपने दिल मार गई। जीगम खानजादा, क्या तुम? आगाजान कुछ बोलते जीगम ने उन्हें रोक दिया। आपका हुक्म सर आंखों पर आगाजान, मैं आपकी इल्तिजा करने की जरूरत नहीं है, मगर आप इसे हॉस्पिटल लेकर चलें। नहीं अभी, वो फटी आवाज़ में बोली। तुम बकवास बंद करो मिशाल। मगर वो झटपटाई। खान, आपका निकाह अभी होगा।
बीजान की बात पर उसने सर हिलाया। मौलवी साहब, नया निकाहनामा तैयार करें। मिनाल, डॉक्टर नी को फ़ोन करो। बीजान विशाल के करीब आई मगर खुद को छूने से ही नहीं दे रही थी। मौलवी साहब आ रहे हैं। छोड़ी, खानम सूरत दुपट्टा दो विशाल को। बीजान की आवाज़ पर अमतन साहिबा ने फटे दिल के साथ अपनी बड़ी बेटी के निकाह के हाथों से गोटे से सजाया दुपट्टा छोटी के सर पर दिया। वो चौखट पे खड़ी मिनाल ने एक नज़र इस मंजर को देखकर चेहरा मोड़ लिया। 3 दफ़ा कबूल है कहने पर इसने खून आलूद हाथों से नीली स्याही अंगूठे पर लगाकर निकाहनामे पर लगा दी और इसमें निकाह होते ही डॉक्टरनी साहिबा तेजी से उसके करीब आई। सरदार साईं, मैंने पट्टी कर दी है, अब छोटी बीबी को फौरन हस्पताल ले जाएं ताकि जल्दी से इन्हें खून चढ़ा दिया जाए। अस्पताल पहुंचकर उसको फौरन एमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। एक गाँव का ही अस्पताल था जो सरदार मुराद खान ने बनाया था। अस्पताल के सब सीनियर डॉक्टर तक जब गाँव के सरदार की आमद की खबर पहुंची तो फौरन वहाँ पहुंचे। डॉक्टर अभी सीनियर मेल डॉक्टर विशाल के करीब जाते जीगम ने उन्हें रोका। अंदर सिर्फ लेडी डॉक्टर ही जाए। वो संजीदगी से कहता वापस अपनी नजरें वार्ड के दरवाजे की जाने मरकूज कर गया। जो भी था अंदर बेहोश पड़ी लड़की उसकी इज्जत थी। हमने पेशेंट को ब्लड लगा दिया और बहुत कमजोर है, गाल का मांस भी फटा हुआ है, वहाँ भी दवाई लगा दी है। कोशिश करें पेशेंट किसी किस्म का स्ट्रेस ना ले, उनकी मेंटली कंडीशन भी ठीक नहीं। डॉक्टर सर झुका कर बोली। साफ साफ नजर आ रही खुदकुशी का केस है। गाल पर भी थप्पड़ मारा गया है मगर जो कुछ पूछने के रवादार नहीं थे, तभी खामोशी से अपना काम कर रहे थे उसके सूजे हुए गालों को देखकर। थोड़ी देर पहले की मुलाकात आंखों के सामने आई। ये निकाह जीगम नीले रंग की लॉन्ग फ्रॉक में थी जिसके गले और दामन में सुनहरी तार और मोतियों से खूबसूरत सा काम हुआ था। उसके सूट से हमरंग आंखों में उदासियों का डेरा था। जीगम शिशिर सा विशाल का चेहरा देखने लगा। ये कब कैसे हुआ? मजाक देखिए मेरा चेहरा जीगम, मेरी आंखों में आपको ये मजाक लग रहा है? जीगम, मैं मर रही हूँ, दिल बंद हो रहा है। ये सोच सोच कर कि आप किसी और के हो जाएंगे, आप पर मुझसे ज्यादा किसी और का हक होगा। इसका कॉलर थामने से झंझोड़ने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लेती। जीगम ने फिर झटका दिया। लिहाज? मोहब्बत करना जुर्म है तो हुआ मुझसे जुर्म, अगर गुनाह है तो सरजर हुआ मुझसे ये गुनाह, अगर ममनू है तो मैंने खुद इसको हलाल कर लिया। जीगम, वो इससे पहले जीगम का हाथ पकड़ती उसका हाथ उठा और विशाल के गाल पर निशान छोड़ गया। वो बेयकीन नजरों से उसे देखने लगी। आप चाहे और मार ले मगर मुझे झटके नहीं। दरवाजे की आवाज़ पर होश में आया और बगैर आने वाले को देखे वहां से निकलता चला गया। सरदार मुराद खानजादा हवेली के सरबराह और 3 गांव के सरदार थे। तवील जायदाद की इकलौते वारिस होने के साथ साथ अपने माँ बाप की इकलौती औलाद भी थे। उनकी बीवी जिन्हें सब बीजान कहते थे, उन्हें अल्लाह ने 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा था। बड़ा बेटा जवार खानजादा पढ़ाई लिखाई के शौकीन, गांव में अपनी ज़मीनों को संभालने के साथ साथ इन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया। उनकी शादी उनकी बचपन की मंगेतर अमीना खानम से हुई जिनसे उनका एक ही बेटा जीगम खानजादा और बहुत छोटा था, तकरीबन 15 साल का, जब अमीना खानम फिर से उम्मीद से हुई मगर सीढ़ियों से फिसलने की वजह से वो अपने बच्चे समेत वफात पा गई। अपनी अजीज तरीन बीवी की वफात के बाद जवार खानजादा ने माँ बाप की जोर जबरदस्ती के बावजूद कभी दोबारा शादी करने का नहीं सोचा, बल्कि खुद को अपने बिजनेस और बेटी के साथ मसरूफ कर लिया। जवार खानजादा के बाद मुराद खान का दूसरा बेटा शहवार खानजादा, जिसकी शादी दूसरे गांव की बतूल बेगम से हुई थी, जिनकी 3 औलादें थी। सबसे पहले मिनाल खानजादा जो कि जीगम खान से उम्र में 2 साल छोटी थी, फिर उनका भाई फैसल खानजादा जो मिनाल से साल और जीगम से 3 साल छोटा था, फिर जीगम से 10 साल जबकि मिनाल से 8 और फैसल से 5 साल छोटी और आका जान और जवार खान की लाडली मिशाल खानजादी थी। फिर मुराद खानजादा की 3 औलादें थी। रहमा खानजादी जिसकी शादी खानदान में जोड़ न होने की वजह से खानों में दूर पार के रिश्तेदार समी खान से हुई थी, जो अब कनाडा में मुकीम थे। रहमा खानजादा और समी खान के 2 ही बच्चे थे, बड़ा बेटा दुराब खान जो फैसल की हम उम्र था और बेटी रिमशा खान जो दुराब से साल भर ही छोटी थी। अमीना खानजादा की वफात के बाद जीगम और फैसल पढ़ाई के सिलसिले में अपनी फूफो के पास कनाडा में मुकीम हो गए थे। जीगम के जाने के बाद जब जवार खानजादा बिल्कुल ही अकेले हो गए तो इनकी हमराज 6 साल की छोटी सी गुड़िया मिशाल खानजादी बनी। अपनी बड़ी खान बाबा की गोद में घुसकर उनसे राज़ो न्याज करती, जवार खानजादा के गोमों को बुलाने का सबब बनती। उनकी मासूम बातों पर मुस्कुराना उनका मामूल सा बन गया था और वह जवार खानजादा की दोस्त बनती उनके बेहद करीब होती चली गई। मगर वो इन सबसे अपने दिल का हाल शेयर न कर सकी जो 2 साल कबल बीत चुका था उस पर। 2 साल पहले आपू साईं क्या कर रही हैं? वो हवेली के वसीम और किचन में खाना बनाती मिनाल के पास आई, जो आज खान वापस आए थे। उनके लिए उनका पसंदीदा खाना बना रही हूँ, मिनाल ने मसरूफ से अंदाज में बताया। क्या लाला और फूफो साईं वगैरह भी आ रहे हैं खान के साथ?
मिशाल ने पुरजोश होकर पूछा। नहीं, फैसल के तो पेपर हो रहे हैं और दुराब लाला के भी पेपर हो रहे हैं। रही रिमशा तो इसके भी पेपर शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में फुफ्फोसाई का आना मुश्किल है। मिनाल संग से हाथ धोए तफसीर बताने लगी। लाला बहुत गंदे हैं, हमेशा मसरूफ ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं पूछती हूँ आखिर पढ़ाई में रखा क्या है जो बच्चों को बड़ों से दूर कर रही है। वो मुंह बनाकर बोली, आगा से कितने बीमार हैं मगर देखे कोई नहीं आ रहा। अब तो पक्का फैसल और दराब लाला से नाराज़ हूँ मैं, और फुफ्फोसाई को भी नहीं बुलाऊंगी। अच्छा जी बड़ी अम्मा, आपका पैगाम फैसल तक पहुँच जाएगा। उसकी गुड़िया हफ्ते में तीसरी बार से नाराज़ हो गई है। मिनाल ने हंसते हुए मिशाल की गाल खींची तो बदले में उसने मुंह बनाया। मेरा तो हक बनता है, वो खानदान भर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। ऊपर से उसकी खूबसूरत मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना लेती थी। वो इठलाती थी क्योंकि उसका इठलाना भी बनता था। आगा साईं, आपको बस अपने खान से मोहब्बत है, वो जो इतने साल से इतने दूर बैठे हैं, और एक मैं हूँ जो आपके पास होती हूँ, उसकी कदर ही कोई नहीं है। वो दादा के पाँव में बैठी मामूल के मुताबिक शिकवे कर रही थी, जिसे मुराद खान बड़ी मोहब्बत और बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। मैं दूर जाऊंगी तो हमारी कदर आएगी। मिशी मुंह बनाकर बोली तो दोनों दादा दादी तड़पे। कैसी बात कर रही है खानी, आपने तो हमारी जान बसती है। मिशाल के बालों में रख रख के दादा सरकार ने कहा तो शर्मिंदा हुई। सॉरी दादा, वो मैं बस आपको बताना, मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ। अब बैठे, मैं आपके लिए यखनी बना कर लाई। आप उसाई ने बनाई है, मैं आपको अपने हाथों से पिलाऊंगी। वो दादा सरकार का हाथ चूमकर उठी। बीजान दादा सरकार ने अपनी शरीक हयात को पुकारा जो बेड में उनके पास ही बैठी थी। तस्बीह के दानों पर कलमात पड़ रही थी। हमारी मिशी खाने का बहुत ध्यान रखना है आपने, हमारी जान है, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी जान बसती है। बस एक दफ़ा जीगम गाँव आ जाए, इसी गाँव की जिम्मेदारी देकर पुरसुकून होना चाहता हूँ। मैंने इस गाँव की जड़ों में अपना लहू सींचा है, उसे बिखरता नहीं देख सकता। जीगम को गद्दी देकर अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी है मैंने। उन्हें बीवी के हाथ में थामा अंदर ट्रे में यखनी लिए आती मिशी ने शरीर मुस्कुराहट से आगा जान पर उछाली। अरे यहाँ पर तो मेरे हैंडसम से आगा जान हमारी प्यारी सी बीजान के साथ रोमानवी गुफ्तगू कर रहे हैं। बीजान मिशी की बात पर शर्मा सी गई। बाज आई मिशाल खानी। अरे हमने क्या कहा, हमने तो बस सच ही बोला। वो खिलखिला कर हंसी। अच्छा जल्दी से यखनी पी ले, शाम को आपके अजीज और जान पोते जीगम खाजाना ने हवेली पहुंच जाना है, फिर उनके शयान शान खाना हमारी तरफ से। वो हाथ नचा नचा कर कहती उन दोनों को मुस्कुराकर उनकी नज़र उतारने पर मजबूर कर गई। शाम का वक्त हो चुका था जिसका सब घर वालों को इंतज़ार था। इसका कोई अता पता ही नहीं था। जवार खान, पता करवाओ जीगम अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। शहवार खान को फ़ोन करो, कहाँ रह गया वो। आगा जान जो कल तक बिस्तर पर लगे हुए थे, उनके जिस्म में जैसे होश सा भर आया था। 10 साल बाद अपने पड़पोते से मिलने लगे थे। मिशी भी बहुत इश्तियाक से अपने बड़े कज़न से मिलने को बेताब थी। आखिरी दफ़ा वो बस 6 साल की थी जब उसने जीगम को देखा था। अब वो 10 सालों बाद मिलने वाली थी। इन 10 सालों में दुराब और फैसल लाला ने तो फिर भी 4-5 चक्कर लगाए थे गांव के, मगर जीगम तो वहीं का होकर ही रह गया था। उसने वहां वापस आने का सोचा भी नहीं। ओहो, बड़ा खान ना हो गया, ईद का चांद हो गया जो वक्त पर ही नजर नहीं आता। मिशी ने झंझलाकर घड़ी को देखा। वो सब आधे घंटे से हवेली के सरबराही दरवाजे पर जीगम खान के इस्तकबाल के लिए खड़े थे, मगर वो था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी स्याह रंग की 3 गाड़ियां आगे पीछे हवेली के पोश में दाखिल हुई। पहली गाड़ी में से उसके बाबा साईं के उतरने के बाद जीगम खानज़दा उतरा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत के साथ अपनी स्याह मगरूर आंखों में अपनों से मिलने की खुशी वाज़ह चमक रही थी। खड़ी सुतून नाक, उसके मुस्कुराने पर दाएं गाल में पड़ता डिम्पल। मिशाल का दिल सा धड़का। वो सियाह शलवार कमीज में मलबूस था जो यकीनन उसने यहाँ आने के लिए ज़ेबतन किया था। कमीज के मुड़े हुए कफ, उसके झलकते हुए मजबूत बाजू देख मिशाल अपनी नॉवेल्स की दुनिया में पहुंची। उसे सामने जीगम की बजाय अपनी नावल की तलमसाती दुनिया का कोई किरदार लग रहा था, जिसका यूनानी हुस्न देख वो साकिन हुई थी। वो आगा जान की आवाज़ पर होश में आई जो जीगम को शिद्दत से गले लगाए खड़े थे, यहाँ तक कि उनका जिस्म सा कांपने लगा। मिशाल शदीद घबराहट का शिकार हुई। गालों से सेक सा निकलने लगा। अपनी घबराहट में महसूस करना तो दूर, अपनी बहन का जीगम खान से शर्माना देख भी न सकी। सबसे मिलकर वो उसके करीब आया। अस्सलाम वालेकुम, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। वालेकुम सलाम। जीगम उसे देख कर मुस्कुराया। उसने मिशाल के सर पर शफकत से हाथ रखा। बड़ी होगी ये मिशी। उसकी गंभीर आवाज़ कानों से टकराई तो मिशाल मुस्कुराई। वो सब आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले गए जबकि वो वहीं खड़ी रही। मिशी, पहले उसे कभी भी निकनेम इतना प्यारा न लगा था।
वो गायब दिमागी से बड़बड़ाई और मुस्कुरा दी। पुरतकल्लुफ माहौल में खाना लगाया गया। पूरी हवेली में अनवा इकसाम के खानों की खुशबू फैल चुकी थी। जवार खानजादा तो बेटू को सालों बाद देखकर ही बहुत खुश थे। उनका सदका उतार रहे थे। मिशाल खाने की टेबल पर आई तो अपनी जगह पर जीगम खान को पुरजमान देख उसने भवें उचकाए। बड़े खान बाबा, ये बिल्कुल सही नहीं। आज का आया बेटा ज्यादा अजीज हो गया। आपको मेरी जगह भी दे दी और अब उसके लिए प्लेट बना रहे हैं। और मेरी प्लेट, वो जो रोज उनके पास बैठकर खाना खाती थी, अपनी जगह से छिन जाने पर मुहांसा हुई। सीगम ने पुरशौक नजरों से मिशाल की हरकतें मुलाजमा की। ये छोटी सी लड़की से बहुत प्यारी लगी। 10 साल पहले तो बहुत छोटी थी जब वो यहाँ से गया था। अब मुकाबिल बला की हसीन शरारती सी हो गई थी। अरे मिशाल, कुछ नहीं होता अगर तुम्हारे लाला बैठ के है तो। बतूल साहिबा ने बेटी को डिपटा। मगर मोरे, ओके ठीक है। वो मुंह बनाकर हाथ बांधकर बैठ गई तो जवार खानजादा ने बेटे को आंखों में इशारा किया। बहुत क्यूट हो तुम मिशी। और मिशाल का गाल खींचकर हंसता हुआ मैडम की कुर्सी पर से उठा तो मुंह बनाती गाल रगड़ती अपनी जगह पर टक गई। आपको कुछ चाहिए? क्योंकि जीगम अब दूसरी कुर्सी पर बैठ चुका था जिसके साथ ही मीनाल बैठी हुई थी। उसने नहायत धीमी सी आवाज में पूछा, अपनी मंगेतर। जीगम ने भारी लहजे में कहा तो एक लम्हे को घबरा गई। फिर से उठाकर तो देखा तो जीगम अपना खाना खा रहा था। वो सुरख चेहरे को झुकाकर मुस्कुरा दी। जीगम को एक हफ्ता गुजर चुका था। वो सालों बाद अपने घर आया था। गांव के मामलात में शामिल होने के साथ साथ वो शहर में अपने बाबासाई का खड़ा गया बिजनेस भी संभालने लगा था। वो हाथों में ढेरों सामान लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकला जब उसकी नजर हवेली के कुशादा लॉन पर पड़ी जहां घर के तमाम लोग घेरा बांधे खड़े थे। जीगम सामान मुलाजमन को थमाकर उस तरफ आया तो मिशाल जवार खान के सीने से लगी रो रही थी। उसका यह हाल देख जीगम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मिशी, रो क्यों रही हो? मेरा पेटर। वो सिसकियां पड़ती अपने पैरों के पास मुर्दा बिल्ली की तरफ इशारा करते बोली। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें नया ला दूंगा। चलो चेहरा साफ करो। अपना नहीं, पीटर ही चाहिए, वो रोते हुए बोली। जख्म की नज़र उसकी बाजू से निकलते खून पर पड़ी। मिशी, ये क्या है? वो जल्दी से मुलाजिम से फर्स्ट एड मंगवाकर उसकी बाजू की पट्टी करने लगा। उस दिन के बाद जीगम का रवैया मिशाल के साथ और ज्यादा नरम हो गया। वो इसकी हसासियत को समझते उसका बहुत ध्यान रखने लगा। जीगम के इल्म में भी नहीं था। उसका मिशाल की तरफ झुकाव उसे एहसास ही न हुआ। वो छोटी सी लड़की उसकी मौजूदगी में क्यों इतना खिलखिलाती है। उन्हीं दिनों पुप्पो वगैरह की पूरी फैमिली भी गाँव रहने आई। मिशाल अपने फैसल लाला की जान बनी फिरती थी। वहीं दुराब खान भी था। नीली आंखों वाली शहजादी की मासूम हरकतों ने उसे अपना असीर कर छोड़ा था। मगर मजबूरी थी इसकी, क्योंकि फैसल और इसके अभी 2 साल बड़े थे। कोई नहीं, ये 2 साल के बाद अगर मेरे सब्र करने पर मुझे मिशाल खानजादी मिलेगी तो ये 2 साल में हंस कर गुजार लूंगा। खूबरू शहजादा 7 समंदर पार अपने मोबाइल फोन पर मिशाल की खींची हुई तस्वीर पर उंगलियां फेरता दिलकशी से बोला था। मिशी, मिशी कहाँ हो यार? आगा जान, बीजान, आप मुझे बुला लेते। सीढ़ियाँ चढ़ने की क्या जरूरत थी? उन्हें अपने हिसार में लेकर अपने कमरे में मौजूद सोफे में बिठाते हुए बोला। क्यों खान, हम तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते? आगा जान ने तेल भी चढ़ा कर कहा। क्यों नहीं? जीगम ने उनके हाथों को चूमा। जीते रहें। बीजान ने उसके माथे पर लब रखे तो मुस्कुरा दिया। आपको दस्तारबंदी का हमारा अगला इरादा है। आपकी शादी का है खान। 29 साल के हो गए हो। हमारे इलेक्शंस हैं। जीगम ने उनकी गोद में सरक कर उन्हें बताया। तो कोई बात नहीं, इलेक्शन से पहले निकाह रख लेंगे और फिर धूमधाम से आपकी शादी करेंगे। मंगनी तो आपकी बचपन से हो रखी है, याद है ना अपनी मंगेतर? बीजान की बात पर जीगम मुस्कुराया जबकि दरवाजे पर खड़ी मिशाल खानजादी के कदम लड़खड़ाए। बचपन की मंगनी? आपो सही से? उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसी लम्हे वो पीछे को कदम लेने लगी। नहीं, ये कैसे? नहीं, ये अल्फाज। वो बिखरने लगी। हवेली में जब मिशाल और जीगम की निकाह की खबर फैली, मीनाल शर्माई नजाइजी फेरने लगी जबकि मिशाल अपने कमरे की होकर रह गई। मिशी कहाँ हो? मिशी, तुमने शॉपिंग पे नहीं जाना? फिर ना कहना हम तुम्हें लेकर नहीं गए। जीगम दरवाज़ा बजाता उसके कमरे में आया तो अबतर हालत में बिखरे बालों और सुर्ख गाल से नींद दराज थी। आंखें जैसे रो रो कर सुरख हो चुकी थी। मिशी, मिशाल गुड़िया, तुम ठीक हो? जीगम परेशान होता उसके करीब आया। उसकी पेशानी पर अपने हाथ की पूंछ रख के उसका बुखार देखना चाहा तो मिशाल उसका हाथ झटक गई। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो रोने लगी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, उठो। जीगम ने उसे कलाई से थाम कर खड़ा करना चाहा। बुखार और नकाहत की वजह से मिशाल की टांगें कपकपाई और वो पूरे वजन के साथ जीगम पर गिरी।
उसका रहनाई बिखेरता वजूद एक पल को ज़ीगम खान को भी साकिन कर गया, मगर उसने खुद को डपटा। जब उसी इसना मिनाल मिशाल के कमरे में आई, वो हैरत और परेशानी से दोनों को देख रही थी। मिनाल, जल्दी आओ, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? मिशाल को देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मिनाल सर हिलाती मिशाल के पास आई, जो गर्म कोयला बनी हुई थी। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। ज़ीगम मिशाल का हाथ छोड़कर उठा। मिनाल ने उसे सहारे से बिठाया। घर में निकाह की तैयारियां चलती रहीं और मिशाल किसी तरह ज़ीगम को रोकने की तदबीरें सोचती रही। भला आखिर उसने निकाह के रोज़ बड़ी हिम्मत के साथ ज़ीगम को अपने दिल की बात बताना चाहिए, मगर जवाब में उसके हाथ का बारी थप्पड़ किसी तमगे की तरह चेहरे पर सजाकर जब वो वहां से निकली तो उसके अंदर जुनून ने सर उठाया, और फिर वो सब कुछ भलाए अपनी जान की परवाह किए बगैर, ज़ीगम को निकाह को रोकने को अपनी हालत पर नज़रसानी किए बगैर मर्दान खाने तक पहुंची। इसे बस एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, अपनी जान का नजराना देकर अपनी मोहब्बत को अमर कर दे, या फिर सारी ज़िंदगी अपनी महबूब को किसी और के हाथ देखकर पल पल मरती रहे। उसने पहले ऑप्शन को चुना। सीढ़ियों के पास ठोकर लगने पर मिशाल होश में आई। माजी की सारी यादें छनाकी की आवाज़ से बिखर गई। तभी ज़ीगम खान आंधी तूफान बना हवेली में दाखिल हुआ। उसे जख्मी कलाई से थामकर खींचते हुए अपने कमरे में ले जाने लगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ निकाह करने का, मिशाल खान? उसकी दहाड़ हवेली में गूंज रही थी। सब कमरों से निकले, मगर किसी में भी ज़ीगम को रोकने की हिम्मत नहीं थी। सब जानते थे कि वो शदीद गुस्से में है। मिशाल दर्द से चिल्ला रही थी, मगर सुनता कौन? ज़ीगम ने बेदर्दी के साथ उसे अपने कमरे में लाकर झटका। बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनने का, मिशाल खान? उसे करीब तर करते हुए बोला, और वो लड़ते हुए लहजे में बोली। ज़ीगम ने उसका चेहरा दबोचा। तुमने मेरे रिश्तों से एतबार उठा दिया है। उसके मुंह पर दहाड़ा। मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे ज़ीगम खान, मैं मर जाऊंगी। वो ज़ीगम के करीब हुई। तो मर जाओ मिशाल। एक पल को बस वो ये लफ्ज़ कहता थामा था, फिर गुस्से से दहाड़ते हुए मिशाल का बढ़ता हाथ झटक गया। मिशाल खान खाली नज़रों से अपने फटी ज़दा झटके हुए हाथ को देख रही थी। माजी की हसीन याद फिर से आंखों के सामने नाची। खान, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? वो सीढ़ियाँ फलांगती भागती हुई ज़ीगम के पास पहुंची। उसके पायल की चनकार पूरी खान हवेली में गूंज रही थी। चेहरे पर ज़ीगम को देखते ही सितारे चमकने लगे। ध्यान से, अभी गिर जाती तुम मिशी। उसे थामते हुए नफ़ी में जरा ला गया। क्या लाए हैं, जल्दी दे। वो हाथ फैला गई। मैं भूल गया क्या लाना था। वो नहीं ला सका, आप भूल जाए, जल्दी दे। वो पूरे इत्मादी से बोली। अगर मैं कभी भूल गया तो? ज़ीगम ने शरारत से आंखें छोटी करके उससे पूछा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ ज़ीगम जवार खान कभी भी मिशाल खान को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। उसने इतरा कर कहा। आज उसे अपने अल्फाज अपने मुंह पर तमांचे की मानित पड़े। वो सिसक उठी। मत दे इतनी सख्त सजा खान, आपकी मिशी मर जाएगी। आपकी नाजुक सी मिशी में बस मोहब्बत करने तक की सकत थी। उसे झेलने का हौसला कहाँ से लाऊं मैं? अगर मालूम होता कि मोहब्बत शजरे ममनू है तो खुद को रोक लेती, दिल को मार लेती, कदम थाम लेती, मगर मैं बहुत आगे आ गई हूँ, बहुत आगे। वो ज़ीगम के कमरे में उसके ही बेड पर बैठी घुटनों में मुंह दिए दहाड़े मारकर रो रही थी। ये वो कमरा था जहाँ वो रहने की ख्वाहिश उसके कच्चे जहन ने बुननी शुरू कर दी थी। और रोते रोते जब सांस रुकने लगी तो उसने घबरा कर सर उठाया। दिल में अजीब सा दर्द उठा था, सांसें भारी हुई। खान, आवाज़ टूटने लगी। वो होशो हवास से बेगाना होती उसी बेड पर पड़ी पीछे की जानिब ढलकती चली गई। हवेली के पिछले हिस्से में कम ही किसी का आना जाना होता था। ज़ीगम सूखी बेरंग घास पे खड़ा सिगरेट पे सिगरेट सुलगा रहा था। सिगरेट का गहरा कश लगाकर धुएं के मरगूले हवा की नज़र करने के बाद सिगरेट दाएं हाथ में पकड़ी और आंखें गैर मरी नुक्ते पर जमा दी। विशाल के जुमले कानों में हथौड़े की मानिंद लग रहे थे। मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे, मैं मर जाऊंगी। सिगरेट अलग थलग करके उसकी उंगलियों को जला गया था, मगर जब दिल ही सलग रहा हो तो जिस्म की जलन कहाँ महसूस होती है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं सरदार ज़ीगम खान? मिनाल की आवाज़ पर ज़ीगम होश में आया। उसने गर्दन मोड़कर सामने देखा। सुरख आंखों के साथ मिनाल का हाल देख ज़ीगम ने लब भींचकर मिनाल को कहा, तुम भी जानती हो ये सब। सिर्फ मिशी का कसूर नहीं है सरदार साहब, आपका भी कसूर है। वो बच्ची थी, और बच्चों को जिस रंग में डालो उस रंग में ढलते हैं। आप सोचें आपकी कहाँ कहाँ गलती थी। इस सब में सारा कसूर उसके सर पर डालकर बरी ना हो। मिनाल ज़ीगम को हकीकत का आईना दिखाती वहां से चली गई। पीछे माजी की यादें ज़ीगम की आंखों के सामने नाचने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी।
ध्यान से मिशी, कितनी दफा समझाया है, उछला कूदा मत करो। और ये जीगम खान क्या होता है, बड़े लाला कहा करो। बतूल साहिबा ने मिशाल को टोका। कोई बात नहीं चाची खानम, जीगम ने मिशाल के मुंह बनाने पर चाची से कहा तो शरारतन मुस्कुराई। सबने मिलकर उसे सर चढ़ा लिया है। मिशी ध्यान से गिर जाती तो। जीगम ने उसे टोका तो वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी। कोई बात नहीं खान, आप है ना संभालने के लिए। वो खिलखिलाकर अपने कमरे की जानिब आ गई। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों पुकारती हो? 10 साल बड़ा हूं मैं तुमसे। ऐसे ही किसी रोज वो लोग हवेली के लॉन में बैठे हुए थे। विशाल कोई किताब पढ़ रही थी जब जीगम ने उससे पूछा, फिर आप चाहते हैं मैं आपको सरदार साहब कहूँ? क्योंकि अब हमारे गांव के सरदार तो आप ही बनेंगे। विशाल मजे से कहती अपने आगे पड़ी प्लेट में से काजू पकड़कर खाने लगी। नहीं, सरदार नहीं, भाई या लाला, जैसे फैसल और दराब को कहती हो। जीगम ने उसकी बेध्यानी नोट करते हुए कहा और उसके हाथ से किताब छीनी। ये क्या पढ़ रही हो, नावल? तुम नॉवल पढ़ रही हो? और मैं समझ रहा था तुम पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा क्या होगा मिशी? उसने सर झटककर ताज्जुब से कहा। आई हेट बुक्स। विशाल ने गंदा सा मुंह बनाया। इधर दे मेरा नावल, इतना अच्छा सीन था, फिर से ढूंढना पड़ेगा। अरे ये आपकी बात, तो मेरी ऑलरेडी 2 लाला है, तो आपको लाला बुलाने की मुझे ज़रूरत नहीं। हाँ वाकई ज़रूरत नहीं, तुमसे तो दूसरा रिश्ता है ना मेरा। जीगम मायनी खेज लहजे में बोला, मगर इस बात को मिशाल ने किसी और ही अंदाज में लिया। तभी सुरख होती वहां से उठ गई। जीगम सारे वाकयात को याद करता अपनी गति पर हाथ फेर कर रह गया। मिनाल का इसे आईना दिखाना था। इसके दिल का अपनी गलती तस्लीम करता वो पहले से थोड़ा नरम पड़ा था, मगर हनूज मनाल की हरकत नाकाबिले माफ़ी थी। उसने गलत कदम उठाया था। अगर खुदा न खास्ता उससे कुछ हो जाता, वो मर जाती, तो जीगम खुद को कभी माफ़ न कर पाता। वो सड़ते उठते दर्द की वजह से पेशानी मसलता अपने कमरे की जाने पड़ा, जहाँ एक अनचाहा वजूद अपनी खुदसरी की वजह से वहाँ मौजूद था। जीगम कमरे में आया तो मिशाल बेड पर बेसुध पड़ी थी, जैसे उसे कुछ घंटों पहले छोड़ कर गया था। मिशाल, उठो यहाँ से, उठो और जाकर सोफे पर लेटो। जीगम ने उसका शाना हिलाया, मगर जवाब न था। विशाल, फौरन उठो, पहले मेरे सर में बहुत दर्द है। आज के लिए इतना तमाशा काफ़ी है। जीगम ने जब उसे आराम से सुनते नहीं देखा तो सख्ती से कहा और हाथ से पकड़कर उसे उठाना चाहा, मगर मिशाल के ठंडे पड़ते वजूद को महसूस करते जीगम का दिल कुछ गलत होने के एहसास से शिद्दत से धड़का। उसने मिशाल की गाल थपथपाई। मिशाल, मिशाल। वो हनूज बेसद जीगम की गोद में उठाए नीचे की जाने पागा। सब इस वक्त सोए हुए थे। जीगम उसे थामे फौरन गाड़ी में लटाकर अस्पताल की तरफ गाड़ी भगा दी। डॉक्टर, मेरी बीवी। जिस शिद्दत से उसने पूछा था अगर वो होश में होता तो खुद पर ताज्जुब करता। शदीद जहनी दबाव की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। अगर थोड़ी देर और होती तो इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था और शायद ही कोमा में चली जाती। डॉक्टर की बात पर जीगम ने शदीद तनाव का शिकार होते अपने बालों पर हाथ फेरा। मैं इन्हें ले जाऊं? जी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तब आप ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज में कहा और वहां से चल दी। जीगम ने नीम बेहोश सी मिशाल को गोद में उठाए वापस हवेली ले आया। सीढ़ियां चढ़ते उसके कदम भारी हो रहे थे। उसके वजूद से थकावट आया थी। उसने आराम से बेड की दाएं जानिब मिशाल को उठाया और खुद बाएं जानिब गिरता कुछ ही मिनट में थकावट से बाड़ी होती आंखों के साथ सो गया। जीगम को तो आईना दिखा कर आई थी, मगर इसका क्या कसूर था? जो गलती मिशाल ने की थी उसका भुगतान बहुत भारी पड़ा था। इतना शदीद नुकसान। मिशाल, एक बार मुझसे कहकर देखती, तुम तो आपो सही की जान थी ना मिनाल। वो सिसकी हुई आंखों को पी गई। सुबह से तो वो रो रही थी, अब जैसे आंसुओं ने भी मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। मिनाल ने गर्दन मोड़कर दाएं जाने देखा तो उसकी मोरे उसके पास सो रही थी। वो कितनी देर उसे सीने से लगाए उसका गम हल्का करती रही, मगर ये भी तो हकीकत थी, जिस तन लगी वही तन जाने। मिनाल ने घुटनों में सर दिए रो दी। विशाल गाल के नीचे हाथ रख के नींद की दुनिया में धुत थी। खुली जुल्फों की शरीर सी लटे उसके लबों पर बेपरवाही से उड़ उड़ कर बोसा दे रही थी। जीगम की नींद आंखों में सूरज की रोशनी पड़ने के बायस टूटी। उसे बेखबर अपनी तरफ सोता देख मबहूत सा हो गया। वो कितने लम्हे गायब दिमागी से सामने पड़ी उस हुस्न की मूरत को देखता रहा, जिसे अपने ख्वाब महसूस हो रही थी। उसकी निगाहें फिसलती हुई मिशाल के चेहरे पर सफर करने लगी तो उसने खुद को बुरी तरह टोका। वो इसकी मनकुहा थी, जबरदस्ती की मनकुहा, और बस उसने अपनी निगाहों को काबू में रखते चेहरा फेर लिया, मगर दिमाग झूलती लटों की जानिब बार बार मुतवज्जा हो रहा था। जीगम ने गुस्से से दांत पीसे और हाथ मिलाकर लट को इसके चेहरे से हटाना चाहा, जब मिशी की आंख खुली और उसने एक जोरदार चीख मारी। जीगम घबरा कर पीछे हटा।
मगर मिशाल इस कदर घबरा गई कि खौफ से उसकी चीखें रुकी नहीं। तो मजबूरन जीगम को उसके हाथ उसके मुंह पर रखना पड़ा। क्या तुम पागल हो गई हो? जीगम अपनी जगह चूर सा हो गया, जबकि मिशाल आंखें फैलाए अपने चेहरे पर धरे जीगम के सख्त पर हदत हाथ को देख रही थी। सब सोए होंगे, अब चिल्लाना मत, मैं हाथ हटाने लगा हूँ। जीगम ने तनबिया करते उसके चेहरे पर हाथ उठाया तो कुछ खान के हाथों की हदत तो कुछ नज़दीकी के बायस मिशी का चेहरा सुर्ख सा हो गया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ? मिशी बेध्यानी में बोल गई। तो जीगम बदले में से घूर कर रह गया। जो तुम सोच रही हो वैसा तो हरगिज नहीं करना था, और ये जो तुम मुझे अपने बिस्तर पर जगह दी है ना, तो तुम्हारी बीमारी की वजह से दी है। इसे ज्यादा सर पे सवार मत करना। वो भी फिर उसी का खान था, विशाल खान का जालिम महबूब। वो कब दिल में रखता था। विशाल की नजरें झुक गई। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था खान। वो रूहान सा हुई। चलो आंसू की टंकी बहाना शुरू कर दो। वो झंझलाया था। मिशी ने नीली आंखें उठाकर उसे देखा तो जीगम ने उसकी आंखों में झांका, जो कच्ची नींद से बेदारी की वजह से हल्की सी गुलाबी हो रही थी। उफ, ये आंखें! वो खुद को डपट कर रह गया। ये आंखें उसके चेहरे की सख्ती को गायब क्यों कर जाती थी। वो झंझलाकर बिस्तर से उठा। चलो उठो, अब मेरे कपड़े निकाल कर दो। बस निकाह करने का ही शौक था तुम्हें, जीगम ने करख्त लहजे में कहा तो वो हड़बड़ा कर उठी। उठकर पहले वॉशरूम भागी, फिर वापस आई। आपके कपड़े? परेशानी से कमरे में नजर दौड़ाने लगी। अलमारी में होते हैं कपड़े मिशाल। जीगम ने दांत पीसे। वो वाकई बहुत बेवकूफ़ थी। बेवकूफ़ लड़की, बस इश्क माशूकी का बू चढ़ा था, काम तो टके का नहीं करना आता। मारे अहानत के मिशी का चेहरा लाल हुआ था। ऑटो में खुद ही निकाल लूंगा कपड़े। जीगम खुद ही कपड़े निकालकर फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया, जबकि वो पीछे सर झुकाए वहीं खड़ी रही। जीगम बगैर नाश्ते के ही चला गया। वो जैसे ही घर में सब से नाराज था। उसके जाने के बाद मिशाल भी कमरे को साफ करके नीचे आ गई। घर वालों में से सिर्फ बीजान और आगा जानी थे जो पहले जैसे उससे मोहब्बत से बाहर कर रहे थे। बाकी सब तो जैसे उसे सिरे से ही फरामोश कर बैठे थे। मिशाल ने किचन की जानिब रुख किया तो वहाँ मुलाजमा पहले से ही घर वालों के लिए नाश्ता बना रही थी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कुछ समझ ना आया। उसे तो फकत चाय बनाना आती थी, जो उसने बड़े खान बाबा के लिए सीखी थी। मिशाल ने कुछ सोचकर बड़े खान बाबा के लिए चाय बनाई और उसे लेकर बाहर बैठक में आ गई। इतनी सुबह इस वक्त बड़े खान बाबा को अखबार के साथ चाय की तलब होती थी। मिशाल ने उनके आगे चाय रखी तो बगैर उस पर नजर डाले अखबार पढ़ते रहे। बड़े खान बाबा! मिशाल ने उनके पास बैठकर वही मीठे से लहजे में पुकारा तो वो ला तल्खी जाहिर करते अखबार पर ही देखते रहे। तो मिशाल ने दुख से नजरें झुका ली। रेशमा, मेरी चाय कहाँ है? जवार खानजादा की आवाज़ पर रेशमा चाय का कप लिए दौड़ी हुई वहां आई। मिशाल ने दुख से जवार खानजादा के आगे पड़ी अपनी बनाई चाय को देखा और वहां से उठकर आगा जान के कमरे की जानिब चली गई। उसके जाने के बाद जवार खानजादा ने आगा जान के कमरे में नजर डालकर अपने आगे रखी चाय की प्याली भी उठा ली। मिशी! वो मिशी से नाराज नहीं थे, मिशी से हो ही नहीं सकते थे। उन्हें बस इस बात का दुख था कि मिशी ने उसे दिल की इतनी बड़ी बात उनसे शेयर नहीं की थी। सुबह सुबह बातें सुनाकर जीगम डेरे पे आ गया था। सरदार साहब, कुछ लोग आए हैं, उनको आपकी मदद दरकार है। डेरे के मुलाजिम ने जीगम को इतला दी। अच्छा, भेजो इन्हें, जीगम ने कायब दिमागी से कहा। मिशी का अपनी डांट पर सफ़ेद पड़ता चेहरा याद आया। उसका ध्यान उसी की तरफ लगा हुआ था। मुझे बस उससे हमदर्दी है, क्योंकि वो बीमार है, नहीं तो उसकी हालत इस काबिल नहीं कि मेरा दिल उसकी जानिब राग़िब हो जाए, मेरा दिमाग इससे सोचे या मुझे उसकी फिक्र हो। वो खुद की नफ़ी करता हुआ बोला। बीजान! वो बीजान की गोद में सर रख के लेटी हुई थी। उसकी दोनों कलाइयों में हनूज सफ़ेद पट्टी मौजूद थी। मेरा क्या कसूर है बीजान, अगर मुझे खान से मोहब्बत होगी? बताए ना बीजान, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ उनका खुद से दूर जाना। उसने एक नज़र कुरान पाक पढ़ते आगा जान को देखा। बेशक वो इससे बात कर रहे थे, उन्हें अजीज थी, मगर पहले जैसी गर्मजोशी वो सोच कर रह गई। बीजान, मोहब्बत से मेरा तो कोई बस नहीं था ना, उसे सकती हुई बोली। बीजान बस खामोशी से मिशाल के बालों पर हाथ चलाने लगी। कुछ नहीं होता, अब इतना बड़ा कदम उठाया मिशाल खानी, तो दिल भी मजबूत करो। और उसे हौसला देते हुए बोली, बस एक शिकवा रहेगा, एक दफ़ा हमसे बात कर लेती इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। बीजान के बाद अपना दिल हल्का करने के बाद वो वापस किचन में गई। उसका इरादा जीगम के लिए कुछ बनाने का था, मगर उसे तो कुछ आता ही नहीं था। फिर उसने रेशमा की मदद से जीगम के लिए उसके पसंदीदा आलू गोश्त बनाने का सोचा। रेशमा, मुझे बताओ, मैं खुद बनाऊंगी। 7-8 प्याज बिल्कुल बामुश्किल काटते हुए रेशमा के पास आकर बोली। बीबी जी,
आलू गोश्त में बस 2-3 प्याज डालते हैं। रेशमा ने मुस्कुराहट दबाकर मिशाल को बताया तो उसने अपनी नीली आंखें बड़ी की। बस 2-3? वो जो इतना सारा सालन बनता है इसमें सिर्फ 2-3 प्याज डालती हो? रेशमा हैरानी से बोली तो रेशमा खुद को हंसते हुए रोक न सकी। जी बीबी जी, अच्छा मैं काटती हूँ, प्याज तुम गोश्त निकाल दो। वो प्याज पर आड़ी तरछी छुरियां चलती अपनी उंगलियां भी काट गई। सिसकी बढ़ती वो चीख पड़ी, बीबी जान आपकी तो उंगली कट गई, इसे छोड़े आपको चोट लग गई है। रेशमा हड़बड़ा गई, कहाँ वो कभी उठकर अपने पानी का गिलास भी नहीं पकड़ती थी और यहाँ मोहब्बत में उनके सरदार के लिए खाना पकाना है अपना जख्मी कर गई थी हाथ। अल्लाह खैर बतूल बेगम, बेटी की उंगली से रस्ते खून को देख वो परेशान हो गई। तुम्हें बस छुरियां ही चलानी आती हैं मिशाल खान, कभी अपनी कलाई पर चलाती हो, कभी हमारे दिलों पर, कभी अपने रिश्तों पर। तुम एक दफ़ा अपनी माँ को क्यों नहीं मार देती? वो रोते हुए उसका हाथ पकड़कर संग के नीचे ले गई। माँ थी, जितनी मर्जी नाराज थी, नाला थी, मगर बेटी को तकलीफ में कैसे देखती। मोरे अपनी मिशी को माफ़ करते, मैं जानकर आपको तकलीफ नहीं देती, मेरे बस में नहीं होता, मैं खुद को ख़त्म कर लेती, तब तक ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। वो धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से निकाल कर वहाँ से चलेगी। बाहर निकलते उसकी नज़र शेवार खानज़ादा पर पड़ी। आगा जान, कल वो लोग आ रहे हैं कनाडा से। शेवार खानज़ादा माँ के पास बैठते हुए में बताने लगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है शेवार खान, हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं, उनके आने की तैयारी करो। खान से कहो कि उन्हें लेने फ़ौरन जाए। सीढ़ियों में खड़ी विशाल उनकी बातों पर सर झटक कर ऊपर बढ़ गई। इतनी अहम बात और किसी ने भी इसे नहीं बताया। कल इसकी फुप्पो साई वगैरह आ रहे थे। वो चुप करके कमरे में आई, बिस्तर में घुसते ज़बरदस्ती अपनी आंखें मूंद गई और हिचकियों में रो रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है, मगर वो अपना गमान जानकर हिचकियों में रोती रही। मिशी, बड़े खान बाबा की आवाज़ पर उसने लहाफ सर से उतारा और बड़ी बेचैनी से उसके करीब आए। रेशमा ने बताया था कि तुम्हारे हाथ उनकी बेताब नजर मिशाल के हाथ पर थी। बड़े खान बाबा, वो एक ही जिस्म में बिस्तर से निकलकर उनकी तरफ बढ़ी और उनकी आगोश में समा गई। मुझे माफ़ कर दे बड़े खान बाबा, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छी दोस्त भी नहीं हूँ, अच्छी बहन भी नहीं हूँ। उस इसकी बढ़ती जवार खानजादा को गहरे रंज में मुब्तला करके। आप मुझसे नाराज़ ना हो बड़े खान बाबा, आप सबकी लातल की बहुत तकलीफ है। वो रो रो कर बारी होती आवाज़ से बोली तो जवार खानजादा ने उसे खुद में बिंचा। मैं नाराज़ नहीं हूँ मेरी छोटी खानी, बस तुम्हारी हरकत में नाला था, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने पर अफसरदा था। मैं तो तुम्हारा दोस्त था ना। जवार खानजादा ने उसके आंसू साफ किए। खुदा की कसम मुझे पता नहीं था बड़े खान बाबा को मेरे साथ हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया, सब मेरे बस से बाहर था। मुझे बस एक बात याद थी कि अगर खान का निकाह आपू साइन से हो जाता तो मुझसे छीन जाते और मैंने खोना नहीं चाहती थी। बड़े खान बाबा, उस सिसकते हुए बोली, मुझे एक दफ़ा बताती तो सही मेरे बच्चे। वो गमज़दा हुए। जीगम ठीक है ना तुम्हारे साथ? वो कुछ तशवीश और परेशानी के संग बोले तो मिशाल ने नज़रें झुकाई। बड़े खान बाबा, वो ठीक हो जाएंगे, वो नाराज़ है मुझसे, वो हो जाएगा ना ठीक। आखिर में वो सवालिया नज़रों से नहीं देखने लगी। इंशाल्लाह मेरा बच्चा, अपना ध्यान रखो, तुम्हारी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत ने सबको तुमसे मुतनफ़र किया है, अब ऐसी हरकत ना हो। वो मिशाल के बालों को सहला कर बोले, बाकी मैं जीगम से बात करूँगा। उनके हौसले पर मिशाल कदरे पुरसुकून सी हो गई। शुक्रिया बड़े खान, चलो अब रोना नहीं है। वो ठीक है ना लाला? जवार खान उसके कमरे से निकले जब शेवार खान ने बेताबी से अपनी बेटी के बारे में पूछा। खुद क्यों नहीं जाकर देख लेती शेवार खान? वो नजरें चुरा गई। पूरा दिन वो लड़की जीगम की हवासों पर सवारी रही थी, जिसकी वजह से वो बेहद चिड़चिड़ा हुआ पड़ा था। रही सही कसर हवेली में दाखिल होते जवार खानजादा की मिशाल की जानब से थोड़ी हौसला करने की तौकीद ने पूरी कर दी। वो गुस्से से बड़ा कमरे में आया तो कमरे में खामोशी फैली हुई थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो बस बिस्तर में दबके वजूद की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। फिर थकावट के जिस्म पर तारी होने पर वो गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच करता वापस चेंज करते बिस्तर पर घुस गया। नींद तो आंखों से पहले ही से दूर थी। ऊपर से सुबह से फूफो साई वगैरह को एयरपोर्ट से लेना था, इसलिए नरम गरम बिस्तर में घुसते उसे नींद आ गई। सुबह की मदम रोशनी ने धुंध की चादर से झांका तो जीगम की आंखें भी बेदार हुई। सामने का मंजर दिल फरेब था। वो गहरी नींद में सोई थी, शरीर बालों की लटें चेहरे को चूम रही थी। एक उस लड़की को अपनी जुल्फों को बिखेर कर सोना। जीगम ने गहरा सांस लिया और बिस्तर से उठकर बैठा। अगर उसे देखता रहता तो शायद बहक जाता। 12 बजे के करीब वो तमाम लोग जीगम के साथ हवेली में दाखिल हुए।
लाला फैसल को देखते ही मिसाल भागती हुई बाई के गले लगी। फैसल ने मोहब्बत से इसे खूद में बिंचा। लाला की जान, लाला का बच्चा। फैसल ने उसके गाल खींचे मगर वो शिद्दत से रोने लगे। फैसल के साथ साथ दुराब भी घबरा गया। वो कब से मिसाल खान को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मिसाल के रोने पर वो भी परेशान हुआ। मेरा बच्चा, लाला की जान क्या हुआ है? और ये कलाइयों पर क्या हुआ? फैसल का ध्यान मिसाल की कलाइयों पर गया। दुराब ने भी तरफ कर उसकी सफ़ेद कलाइयों पर बंधी हुई पट्टी को देखा। कुछ नहीं लाला, वो नजरें चुरा गई। बेटा बस लाला की याद आई। फूफा साई नहीं आई क्या? रहमा खानजादे ने बाजू फैलाए तो मिसाल उनमें समाए। फूफा साई आपको बहुत याद किया। फूफा साई के आने पर हवेली का माहौल कुछ बेहतर हुआ था। मिसाल भी कमरे से बाहर निकली थी मगर इतनी बड़ी खबर आने से कब तक वो छुप सकती थी। वो कटहरे में सर झुकाए खड़ी थी। सामने ही फैसल खड़ा था। आगा जान, पीजान अपने कमरे में थे। जवार और शहवार खान डेरे से अभी लौटे नहीं थे। मिनाल फैसल के पास खड़ी थी जो गुस्से से मिसाल को घूर रहा था। अपनी लालों को नजरों का फेर लेना मिसाल को तरपा ही गया था। दुराब खान बेयकीनी से सब सुन रहा था। उसके 2 साल का इंतजार सब हवा में तहलील हो गया था। उसकी आंखों में सुर्खी के साथ नमी चमकी। फूफा साई भी मिसाल की हरकत पर खामोश सी हो गई थी। क्यों मिसाल, क्यों किया ऐसा? सबके जाने के बाद दुराब खान वहाँ ही खड़ा रहा। मिसाल अभी वहाँ से जाती कि उसकी कलाई दुराब के हाथ में आई। उसने चौंक कर सर उठाया। दुराब की सुरख आंखों में देख मिसाल का दिल शिद्दत से धड़का। मोहब्बत का मज़ा चख चुकी थी। कैसे ही उन आंखों का राज न जान लेती। दुराब लाला, उसकी फंसी सी आवाज़ निकली। तुम्हें शर्म नहीं आती मिसाल? क्यों किया तुमने ऐसा? दुराब की गिरफ्त सख्त तरीन थी। अभी वो मिसाल को कंधों से थामता कि किसी ने इसे मिसाल से शिद्दत से पकड़कर दूर किया। आज के बाद अपनी भाभी को हाथ ना लगाना। दुराब खान। जीगम की आंखों पर दुराब ने चौंक कर जीगम को देखा, फिर सिर झुका गया। माजरत लाला। इतना कहकर वो वहाँ से निकलता चला गया जबकि मिसाल बे वक्त आंखों में तश्कर और खौफ लिए जीगम को देख रही थी जो इसे कलाई से थामकर ऊपर ले जा रहा था। जीगम इसे लेकर कमरे में आया। ये जुबान तुम्हारी बस मेरे सामने चलती है मिसाल खान? तुम्हारे बस ही नहीं होता मिसाल। रोना मरने की बातें करना, दूसरों को ब्लैकमेल करना या उनकी हमदर्दियाँ समेटना। नहीं। वो नफ़ी में सर हिला गई। आंसू जल्दी से साफ कर लिए। क्या चाहती हो मिसाल? वो थक गया था पिछले कुछ दिनों से उसके आंसू और सुर्ख नीली आंखें देखकर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। वो जीगम के कालर को जगड़े बहती आंखों समेत गोया हुई। और अगर मैं तुमसे प्यार ना करूँ, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दूँ तो भी मुझे कबूल है। मैं सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर सकती हूँ मगर आपको किसी और को होते नहीं देख सकती थी। खान। वो अपना सर उसके सीने पर रखकर खुद को फिर से रोने से रोक नहीं सकी थी। मैं वो बात नहीं भुला सकता मिसाल। घर वालों का दुख बड़ा चेहरा, मिनाल की भीगी आंखें, वो सब मुझे जान से मार देती हैं। जीगम खान, मैं किसी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। ना अभी अच्छी बेटी हूँ, ना बहन हूँ, ना अच्छी दोस्त हूँ और ना ही अच्छी आशिक। मैं कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर। ये दिल मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो बोल रही थी और इस बार जीगम ने उसे नहीं झटका बल्कि यूं ही उसे लिए खड़ा रहा। दुराब हवेली की बैक साइड पर सिगरेट नोशी की गर्ज से आया था। अब इसका हवेली में दिल नहीं लग रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था मगर मजबूर था। तभी जब मौका मिलता हवेली में राह फरार इख्तियार कर लेता। यहाँ हवेली की बैक साइड पर आकर सिगरेट नोशी कर लेता। अभी भी वो इसी गर्ज से हवेली की बैक साइड पर आया था जब से उसने किताब पर झुकी लड़की को देखा। सादा से हुलिये में वो लड़की, दुराब उसे दूर से ही पहचान गया था। वो मिनाल थी, अपनी किताब में झुकी कुछ लिख रही थी। दुराब ने दुखी दिल के साथ उसे देखा। उसका दिल टूटा था तो डंडोरा नहीं पीटा गया था। दिल की बात दिल में ही रह गई थी जबकि सामने बैठी लड़की कितने सालों से अपने मंगेतर के इंतजार में थी और उसका इंतजार लाहिज़ी रह गया। कैसे हो मिनाल? दुराब उसके पास आया तो मिनाल ने चौंक कर सर उठाया। धूप की किरणों में उसका साफ शुफाफ चेहरा अलग ही अंदाज में चमकने लगा। आप यहाँ? कुछ चाहिए क्या आपको? वो उससे छोटा था मगर उसे नाम से लेती थी तो कभी लाला कहकर। दुराब नफ़ी में सर हिला गया। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाएं। मिनाल ने किताब बंद कर दी। क्या लिख रही थी? दुराब ने बात बढ़ानी चाहिए। कुछ खास नहीं, बस एक बात पूछूं, आपको मिसाल पर गुस्सा नहीं, नफरत नहीं हो रही उससे? दुराब बोल कर चुप हुआ कि शायद उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मगर दुख है कि वो एक बार मुझसे बात करती तो शायद ये सब ना हुआ होता। मेरा मानना है कि जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल जाता है।
मीनाल कहती अपना सामान समेट कर वहां से चली गई। पीछे दुराब उसकी बातों में जैसे खोकर रह गया। दिन यूं ही गुजर रहे थे। जीगम को अपने ही दिल की हालत समझ नहीं आ रही थी। उसका रवैया मिशाल के साथ काफी हद तक ठीक हो गया था। शायद जिंदगी मामूल की जानिब आ रही थी। घर में आगा जान का रवैया भी बीजान के कहने पर अब मामूल पर आ गया था। शहबार खान उसे कम ही बुलाते थे, जबकि जवार खान उसके साथ पहले जैसे हो गए थे। सुबह की चाय उन्हें अपनी मिशाल के हाथों की ही चाहिए होती थी। मिनाल से उसने बात तक करने की कोशिश नहीं की, मगर फिर शर्मिंदगी के मारे उससे बात ही न कर पाती। बाकी फूफा साईं और रिमशा, यहाँ तक कि दुराब भी उसके साथ सही थे। शायद दुराब पर मिनाल की बातों का असर हुआ था। मिशाल उसके नसीब में नहीं थी। फैसल भी उससे कब तक नाराज रहता, वो भी उससे सही हो गया था। अजीब सी बेचैनी थी। सीगम आज जल्दी हवेली आ गया था। सर में दर्द था तो वो चाय का कहता अपने कमरे की जाने पड़ा। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र मिशाल पर पड़ी। वो एक लम्हे को सांस रोक गया। सुर्ख रंग की दीदा जेब शलवार कमीज में उसका मलकूती हुस्न चमक रहा था। सीगम खान उस लम्हे मबहूत सा हो गया। जब मिशी फूफो साईं के समझाने पर वो तैयार हुई थी, खान को खुद को गहरी नज़रों से देखा पाकर वो पजल हुई। आप आ गए, मैं खाना लगाती हूँ। मिशाल उसके पास से गुजरती जब वो उसे थाम गया। क्या हुआ? उसकी बाजू छोड़ते पहले उसकी शानों को नरमी से थामते, अब उसकी कमर में हाथ डाल गया। सर में दर्द है। खान की आवाज़ में भारीपन था। मैं चाय लाती हूँ। नजरें झुका के, नहीं पीनी। उसके चेहरे को नज़रों में भरते हुए बोला, सर दबा दूँ? जीगम ने अपना सर उसके कंधों पर रखा। तुमने ऐसा क्यों किया मिशी? मुझे मिनाल से नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। खान की कमज़ोर आवाज़ पर उसका दिल सा रुका। मैं आपू साईं से माफ़ी मांग लूँगी, मैं सबके पैर पकड़ लूँगी, बस आप मुझे माफ़ कर दे खान। अपने बाजू को जीगम के गले में डालकर उसका चेहरा थाम कर बोली, आपको तो बुखार है खान। उसके गर्म चेहरे को छूते वो तड़प गई। जीगम ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो कैसे उसके बुखार को जानकर हलकान हो गई थी। जीगम के हाथ उसकी कमीज की पुष्ट पर लगे, डोरियों पर टिके तो दोनों के वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो चेहरा उठाकर जीगम की स्याह आंखों में देखने लगी, जहां खुमार की सुर्खी झलक रही थी। मिशाल ने एड़ियां उठाकर अपना चेहरा जीगम के करीब किया। वो लाशौरी तौर पर थोड़ा सा झुका। मिशाल ने पहली बार अपने लब जीगम के माथे पर सजाए। दोनों ही लम्हों के सहर में जगड़े गए थे। अगला दिन खुशगवारी की नींद लाया था, जब जीगम ने ना सिर्फ उसके निकाले कपड़े पहने, कमरे से निकलते उसे खुद से लगाया भी था। इस समय मिशाल की धड़कनें शिद्दत से धड़कने लगी थी कि वो एक लम्हे को इतनी जोर से दिल धड़कना कि वो घबरा गई। शर्माई लुजाई सी हल्की गुलाबी रंग के कामदार सूट वाले सूट के साथ वो डाइनिंग हॉल में आई। बीजान और बतूल बेगम ने मिशाल पर नजर डालकर मुस्कुराकर उनकी नजर उतारी। आज बड़े अरसे बाद उनकी बेटी के चेहरे पर सुकून उतरा था। जीगम शायद जल्दी चला गया था। मिशाल पर नजर डालते दुराब ने नजरें फेर ली। दिल में होल सा उठा। जिसके साथ ख्वाब देखे थे उसने दिल किसी और की बीवी थी, किसी और की क्या, उसके लाला की बीवी, उसकी भाभी थी। वो खामोशी से बैठा खाना खाने लगा। उस रात को एक हफ्ता गुजर गया था। जीगम काम के सिलसिले में शहर गया। एक हफ्ते से वो घर नहीं आया था। मिशाल उसकी गैर मौजूदगी में बुलाई फिर थी। इस पूरे हफ्ते में उसका यहाँ 2 से 3 बार फोन आया था। उसका रवैया बहुत बेहतर था, मगर मिशाल को शिद्दत से उसकी याद आ रही थी। मिशाल आज बुरी हिम्मत करके मिनाल से बात करने की गर्ज से उसके कमरे की जाने पड़ी। मिनाल अपने कपड़े की अलमारी में रख रही थी। जब मिशाल अंदर आई, मुझे माफ़ कर दे आपू साईं, मैं आपके और खान के बीच आ गई। मेरा यकीन करे आपू साईं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बाखुदा मेरी सी नीयत नहीं थी, लेकिन मेरे बस में नहीं था। ये दिल मेरे बस में नहीं था आपू साईं। मैं मोहब्बत के आगे हार गई। वो हाथ जोड़कर मिनाल के आगे खड़ी थी, जबकि मिनाल खामोशी से देखने लगी। मुझे दुख पता है क्या मिशाल, कि तुमने घर में किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। तुम तो मेरी लाडली थी। तुमने ऐन निकाह वाले दिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। वो तो शुक्र था कि गांव का कोई भी शख्स वहाँ नहीं था, नहीं तो हमारी कितनी रुसवाई होती। आप हुसैन, मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत बुज़दिल थी, मगर जिस दिन निकाह था मुझे लगा आज अगर कुछ न किया तो मैं मर जाऊंगी। मैं खुद गर्ज हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे। और मिनाल के पैरों तक गिर गई थी। मिनाल हड़बड़ाई, उठो मिशाल, फ़ौरन उठो। मिनाल ने उसे उठाया। आप माफ़ कर दें आपू, मेरी वजह से खान भी आपसे शर्मिंदा है। उसे इसकी भर गई, इतनी मोहब्बत करती हो जीगम से। मिनाल ने खान वाली बात पर चौंक कर देखा, इतनी कि वो भी मिशाल का भी कोई वजूद नहीं। मिशाल, मैंने तुम्हारी माफ़ किया,
सीगम को भी बता देना। मिनाल अपने अल्लाह की रजा में राजी है। मिनाल ने उसे गले लगाया। दरवाजे पर खड़े दुराब खान को मिनाल पर रश्क आया। मामा, मैं मिनाल से शादी करना चाहता हूँ। क्या? रहमा खानजादी और समी खान इस वक्त कमरे में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बेटे की बात पर दोनों चौंक गए। बेटा, शादी जैसी जिंदगी भर निभाने वाले फैसले यूं हमदर्दी से नहीं होते। बाबा, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है, उसने संजीदगी से कहा। मोरे, मैं जानता हूँ मिनाल मुझसे 2 साल बड़ी है, मगर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं किसी हमदर्दी के तहत अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ देंगी ना? अंगूठी तैयार करवा ले अपनी बहू के लिए। खान बेगम समी खान के मुस्कुराते हुए लहजे पर दुराब ने पुरसुकून सांस ली। इस बार आगा जान और बीजान मिनाल के पास दुराब का रिश्ता लेकर गए। साथ ही से मुकम्मल आज़ादी थी कि इसका जो भी फैसला होगा काबिल कबूल होगा। मिनाल के रिश्ते से हामी बढ़ने की खबर पर सबसे ज़्यादा खुश मिशाली थी। जो गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था वो ख़त्म हो गया था। आज 10 दिन हो गए थे जीगम को घर न गए हुए और मसरूफियत की बदौलत वो 2 या 3 मरतबा ही दुश्मन जान से बात हो पाई थी। आज उसका इरादा जल्दी घर काम समेट कर कल तक गाँव जाने का था। जाने क्यों वो इतना बेताब हो रहा था मिशाल से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। कल उसे मिनाल के रिश्ता तय होने की खबर मिली थी, जिससे उसके दिल में फंसी आखिरी बांस भी निकल दी थी। अब इसका दिल मिशाल ज़ीगम खान से मिलने का तलबगार था। तभी उसका फ़ोन बजा। ज़ीगम खानज़ादा हियर। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप कैसे हैं? फैसल की आवाज़ सुनते ज़ीगम के तने हुए तासुरात नरम हो गए। छोटे खान, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ। आपका कब का इरादा है आने का? आने का अभी तो कुछ नहीं है, कह सकता शायद कल परसों। फैसल के साथ गाड़ी में बैठी मिशाल स्पीकर से गूंजती उस दुश्मन जान की आवाज़ सुनकर आंखें मूंद की। दिल अजीब से अंदाज में धड़का, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। हाथ में एक नीले रंग की फाइल थी। लाला, आप जानते हैं मिनाल आपू का रिश्ता हो गया है। फैसल ने एक नज़र मिशाल पर डालकर कहा। हाँ जानता हूँ, बाबा साई ने बताया था। अच्छी बात है, अल्लाह पाक दोनों को खुश रखे, आमीन। लाला, मेरी गुड़िया बहुत नाजुक दिल की है, बहुत रोती है। आप ही ने भी इसे गले लगा लिया है। फैसल ने कान की लो से हिलाते हुए दरख्वास्त करते लहजे में कहा। तो आप भी माफ़ कर देना। उसकी मुस्कुराती आवाज़ से लग रहा था कि वह सिफारिश कबूल हुई है। फैसल ने हंसते हुए पूछा, अपनी बीवी से अच्छा रवैया रखने के लिए मुझे किसी की दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है। ज़ीगम की गंभीर आवाज़ पर मिशाल चमकी। गुड हो गया। अच्छा, 5 मिनट तक एक सरप्राइज़ आपके लिए। फैसल ने गाड़ी ज़ीगम के ऑफिस के बाहर रोककर मुस्कुराती नज़र मिशाल पर डाली। खुश रहो लाला, मिशाल ने जाते हुए फैसल को आवाज़ दी। वो रुककर मिशाल को देखने लगी। अभी उसका जिक्र हवेली में किसी से मत कीजिएगा, मैं सबसे पहले खान को बताना चाहती हूँ। वह नज़रें झुकाकर शर्माई सी कहती। फैसल को प्यारी लगी। जाओ मेरी गुड़िया, किसी को नहीं बताता। फैसल के फ़ोन बंद करने पर ज़ीगम ने तजस्सुस से अपने ऑफिस में टंकी घड़ी पर नज़र डाली। ठीक 4 मिनट बाद उसके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन। उसके बोलते ही सामने वो दुश्मन जान पूरे हक से उसके सामने खड़ी थी। वाकई ये सरप्राइज़ ही था ज़ीगम के लिए। आप उस सही से माफ़ी मांग कर आ रही हो खान। अपनी हैंड बैग और फाइल उसकी टेबल पर रखकर अपने हाथ ज़ीगम की जानिब बढ़ाकर कहा। ज़ीगम खामोश नज़रों से देखता रहा। आप भी माफ़ कर देना खान। रोना नहीं खान की जान, उसने नफ़ी में सर हिलाते उसे टोका और उठकर इसे खुद में बेचा। मिशाल को जैसे दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। आप नाराज़ तो नहीं है ना? मिशाल ने सर उठाकर पूछा। नहीं। ज़ीगम ने उसकी गाल से हिलाकर कहा। वो मेरे पास कुछ है आपको दिखाने को। ज़ीगम ने नासमझी से उसे देखा, जो नीले रंग की फाइल उसकी जानिब बढ़ा रही थी। वो खामोशी से कभी फाइल पर लिखे हरूफ पढ़ता, कभी मिशाल का चेहरा देखता, जो कंफ्यूज सी हो रही थी। खान, आप खुश नहीं? ज़ीगम ने आगे बढ़कर उसे माथे पर अपने लब रखे। मिशाल ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। माथे से होते ज़ीगम गालों पर झुका था। ज़ीगम तो जैसे मिशाल की गुर्बत में अपने दिल के साथ उसकी सुलगते मन को सुकून पहुंचा रहा था। फिर उसकी आंखों पर उंगलियों की पूरों को फेर कर उन्हें सहलाया। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ मिशी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसे गले से लगाए रो दिया। मिशाल भी उसकी कमर में हाथ फेरने लगी। आपकी खुशी पर मिशाल ज़ीगम खान भी कुर्बान। उसका चेहरा थाम कर मुस्कुराई। ज़ीगम ने उसकी आंखों पर लब रखकर अपना माथा उसके माथे से टिका दिया।